हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा शेयर के ऊपर, ये क्वेश्चन हमारा एक बेंटअप बार्स का हो गया। इंक्लाइन स्टिरप्स का हमने देख लिया, सॉरी वर्टिकल स्टिरप्स का हम देख चुके हैं, और एक क्वेश्चन बेंटअप बार्स का भी देख लेते हैं तो शेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो बेसिकली देखते हैं, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ सेक्शन 300 mm विड्थ by 500 mm effective depth is reinforced with 420 mm bars। चार आपके 20 mm के सरिये आपके प्रोवाइड किए हुए हैं, आउट ऑफ विच 2 bars आर बेंट, जिनमें से 2 बार जो हैं वो बेंड किए हुए हैं एट द एंड्स ऑफ द बीम एट 45 डिग्री। आपको वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे जो बेंड की गई है उसकी, जिस एंगल पे की गई है बेसिकली। डिटरमाइन द एडिशनल शियर रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। एडिशनल शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है भाई हमें, यहाँ पे कितनी हमें चाहिए होगी, मतलब शियर रीइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन करना है। इफ द फैक्टर्ड शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन इज 320, फैक्टर्ड शियर फोर्स दी हुई है आपको 320, ग्रेड दिया हुआ है M25 और FE 415, ये आपको ग्रेड दिए हुए हैं। सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको दिया हुआ है कि 2 स्टील बार आपके बेंट अप हैं, मतलब आपको 2 जो स्टील बार्स हैं वो आपने पहले ही बेंड कर दिए। तो अब इसकी शियर रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है हमें, कितनी हमें शियर रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। साइज दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है हमें 500 mm। ठीक है भाई, इसके अलावा हमें दिया हुआ है AST, सपोज हमें दिया हुआ है 4 ऑफ π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, और आउट ऑफ विच 2 बार्स आर बेंट अप, 2 बार बेंट अप हैं। ठीक है भाई, 2 बार्स, 2 बेंट अप बार्स, 2 बेंट अप बार्स। और अल्फा जो आपका बेंट अप जो आपका बेसिकली एंगल है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। नहीं भी दिया होता तब भी हम नॉर्मली 45 ही मानते हैं। और क्या चीज दी हुई है अभी हम, हाँ ये शियर फोर्स दी हुई है हमें, VU की जो वैल्यू है वो है 320 किलो न्यूटन, और आपको ग्रेड दिया हुआ है M25 एंड FE 415। ये बेसिक वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, खासी अभी जरूरत है नहीं हमें, तो बिना वजह के कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अब ऐसे कर लो बेशक इसको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये रहता है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस पहले कैलकुलेट करो, कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपकी कितनी आ रही है, उसको टाउसी मैक्स से कंपेयर करो सबसे पहले। ठीक है, जनरली वैल्यू आपकी ज्यादा रहती है टाउसी मैक्स की, बट हमें कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद टाउसी के साथ कंपेयर करेंगे, टाउसी के साथ कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि अकेला कंक्रीट कितना सक्षम है इसको रेजिस्ट करने में, कितनी शियर फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। बची हुई के लिए हमें शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी पड़ेगी। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, बेंट अप बार्स भी कुछ शियर फोर्स ले रहे होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। बची हुई के लिए हम वर्टिकल स्टिरप्स वहां पे वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बेंट अप बार्स कभी भी अकेले नहीं दिए जाते। ठीक है, हमें पता है इस चीज का। तो धीरे धीरे देखते हैं इसको जब हमारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 1, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना, टाउ V की वैल्यू। तो टाउ V हमारा क्या हो जाएगा, VU अपॉन BD। तो VU अपॉन BD जो है वो कितना आएगा, यहां से देखो VU कितना है 320 इंटू 10⁻³ अपॉन 300 इंटू 500। यहां से टाउ V कितना आ रहा है देखो 320 इंटू 10⁻³ अपॉन 300 इंटू 500, ये आ रही है 2.13 न्यूटन पर mm²। इतनी शियर स्ट्रेस हमारी आ रही है, लग रही है बेसिकली बीम के ऊपर।
इतनी हमें रेजिस्ट करवानी है। अब ये रेजिस्ट करवाने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये टाउ सी मैक्स से ज्यादा तो नहीं है, कभी क्रशिंग में ना फेल कर जाए हमारा कॉन्क्रीट, ठीक है, कंप्रेशन फेलियर बचाने के लिए। तो नाउ टाउ सी मैक्स आपकी क्या रहेगी, टाउ सी मैक्स फ्रॉम टेबल में से चेक करते हैं हम, तो देयरफॉर टाउ सी मैक्स हमारी क्या होती है वैल्यू, M25 के लिए जब आप चेक करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे वैल्यू, तो आपकी रहती है 3.1। तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपकी टाउ सी मैक्स है, तो बहुत ज़्यादा है आपकी इससे। तो देयरफॉर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, तो देयरफॉर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रोसीड हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। स्टेप नंबर 2 है हमारा, स्टेप नंबर 2 टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब टाउ सी की जो वैल्यू है बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील पर। तो टाउ सी की जो वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब ये देखो पहले यहाँ पे परसेंटेज स्टील इन टेंशन ये निकालते हैं। ये यहाँ पे जो मैं AST अपॉन BD लिखूंगा, AST अपॉन B इंटू D इंटू 100, तो ये जो AST लिखा है मैंने, ये AST वो है जो कि सपोर्ट्स पर प्रेजेंट है शियर फोर्स को रोकने के लिए, ठीक है। अब सपोर्ट्स पर कितना सरिया प्रेजेंट है भाई, 2, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 बार्स आर बेंट अप। ये 2 सरिये तो हमारे सपोर्ट तक पहुंच ही नहीं रहे, उससे पहले ही मैंने मोड़ दिए और ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। तो सपोर्ट के पास कितना एरिया बचा स्टील का शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, वो बचा हमारा AST/2 जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो टोटल 4 सरिये दिए थे उनमें से सिर्फ 2 ही बचे, तो जो एरिया हमारा यहाँ पे यूज होगा ये कौन सा होगा, AST एट सपोर्ट। तो सपोर्ट पे जो हमने दिया हुआ है वही एरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ये याद रखना है आपको। तो 2 सरिये हैं सिर्फ आपके, 2 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 500 इंटू 100। तो ये आप देखो कितना आ रहा है, 20 के ही थे ना भाई, या 25 के थे, हाँ 20 के ही है। तो देखो कितना आ रहा है आपका परसेंटेज स्टील, 2 इंटू पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 4 टू 300 इंटू 500, 0.41 या 0.42 परसेंटेज आ रहा है, 418 है, तो 0.42 परसेंटेज आ रहा है आपका परसेंटेज स्टील इन टेंशन। इतने परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंग आपको टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब नाउ टाउ सी फ्रॉम टेबल, नाउ टाउ सी फ्रॉम टेबल के अंदर जब हम देखते हैं तो ये आपकी लाई करेगी 0.25 और 0.50 के बीच में। 0.25 परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू देखते हैं कितनी है, और 0.50% के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है, शायद 0.36 और 0.49 वैल्यू होती है हमारी, हाँ बिल्कुल सही। तो 0.36 रहती है यहाँ पे और 0.49 इधर रहती है। हमें कहाँ कैलकुलेट करनी है, 0.42 परसेंटेज पर। यहाँ पे कितनी आएगी, इंटरपोलेट कर लेंगे, तो बाय इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन करो और टाउ सी की वैल्यू जो है निकाल लो। तो कितनी आएगी, 0.36 प्लस 0.49 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.42 माइनस 0.25। तो यहां से टाउ सी की जो वैल्यू है वो देखो कितनी आ रही है, ये आएगी हमारी 0.49 माइनस 0.36 अपॉन 0.50 माइनस 0.25 इंटू 0.42 माइनस 0.25 प्लस 0.36।
0.44, तो ये आ रही है अप्रॉक्स 0.448 है, तो 0.45 कर लेते हैं, 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू टाउ सी की आ रही है हमारी यहाँ पे। तो ये तो हमारी क्या है, टाउ वी से हमारी कम है, तो ठीक है, इतना ही रेजिस्ट कर सकती है सिर्फ। तो कैलकुलेट कर लो, तो वी सी कैलकुलेट कर लो, तो देयरफॉर वी सी कितना आ जाएगा, टाउ सी इंटू बी डी, ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 300 इंटू 500। तो ये कंक्रीट कितनी शेयर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है वो निकाल लेते हैं, 0.45 इंटू 300 इंटू 500 डिवाइड बाय 10⁻³ 67.5 किलो न्यूटन जो है हमारा कंक्रीट रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पे शेयर फोर्स। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि शेयर रीइंफोर्समेंट कितने के लिए चाहिए होगी, डिजाइन कितने के लिए करूंगा। तो देयरफॉर वी यू एस कितना हो जाएगा हमारा, वी यू माइनस वी सी, तो ये हो जाएगा वी यू कितना था टोटल हमारा 320 माइनस 67.5, तो ये कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 320 माइनस 67.5 252.5 किलो न्यूटन इतनी शेयर फोर्स के लिए। तो देयरफॉर वी यू एस यहाँ लिख देते हैं अलग से, 252.5 किलो न्यूटन। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है। तो बेंट अप बार्स हैं, सबसे पहले उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। देयरफॉर यहां पे लिख लेते हैं, ये हमने कंपेयर भी नहीं किया ना, एज टाउ वी इज मोर देन टाउ सी, देयरफॉर shear reinforcement is designed for VUS equals to 252.5 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर। अब नाउ बेंट अप बार्स, बेंट अप बार्स की बारी आती है। अब बेंट अप बार्स की पहले तो स्ट्रेंथ निकाल लो कि स्ट्रेंथ कितनी रहती है आपके बेंट अप बार्स की। तो वी एस बी लिख लो, वी एस बी आपका क्या रहता है, ये 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी इंटू साइन अल्फा, ये आपकी स्ट्रेंथ रहती है बेंट अप बार्स की। तो इसके अंदर सारी वैल्यूज हमें पता है। ए एस बी हमारा क्या है, वो एरिया है हमारा जो बेंट अप बार्स का यहाँ पे यूज हो रहा है। बेसिकली 2 सरिये थे, तो वो एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, 0.87 इंटू 415 इंटू 2 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू साइन 45। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वी एस बी कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 0.87 इंटू 415 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू साइन 45 डिवाइड बाय 4, 10⁻³ से भी डिवाइड कर दे, 160.4 किलो न्यूटन इतनी स्ट्रेंथ है आपकी बेंट अप बार्स की, इतनी शेयर फोर्स ये रेजिस्ट करवा सकते हैं। क्लियर। तो लेकिन जो हमारी वी एस बी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन वी यू एस बाय 2। तो इन दोनों में से जो मिनिमम आता है उसी के लिए हम डिजाइन करते हैं बेंट अप बार्स की स्ट्रेंथ, मतलब उतनी लेके चलते हैं। तो वी यू एस बाय 2 कितना आएगा, 252.5 डिवाइड बाय 2,
तो ये कितना आ रहा है 252.5 बाई 2, 126.25, 126.25 किलो न्यूटन। तो अब इसकी स्ट्रेंथ क्या मान के चलेंगे भाई हम, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम जो होगा हमारा उसी को लेके चलेंगे हम। मैक्सिमम हमारी ये रहती है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, इससे कम होती तो उतनी ही लेके चलता उसको। सपोज यहाँ पे हमारी 110 आ जाती तो ये 110 में यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ लेके चलता, बट मैक्सिमम मैं इतनी ही ले सकता हूँ, तो उतनी मैंने ले ली यहाँ पे 126.25। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, लोकेशन बेसिकली इसकी, ठीक है भाई। तो ये तो इतनी ले रहे हैं, इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी बची हुई के लिए वर्टिकल स्टिरप्स डिजाइन करने पड़ेंगे। तो वर्टिकल स्टिरप्स भी पूरा डिजाइन करेंगे, पहले इसकी लोकेशन लिख देते हैं, इसकी लोकेशन और बच गई ना यहाँ पे। तो लोकेशन क्या रहेगी आपकी, बेंट अप बार्स की, मतलब कहां से बेंड किया जाएगा ये, वो क्या रहती है लोकेशन, √2a लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या होती है √2 इंटू जे इंटू डी, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं √2 इंटू जे की वैल्यू क्या रहेगी आपकी यहाँ पे 415 है ये, तो j की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 0.8 आती है, ठीक है। 1 माइनस 0.42k करोगे तो आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, आप उसको दिखा भी सकते हो यहाँ पे 0.8 इंटू डी कितनी है यहाँ पे, डी है 500, 8 जो है मैंने लिखी है 1 माइनस 0.42k, ये हमारा j होता है, और k की वैल्यू रहती है हमारी 0.48। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो लोकेशन देख लो भाई कितने डिस्टेंस पे होगी अब हमारी, ये लिख लो √2 इंटू जे इंटू डी, 565.6 mm, ये हमारी लोकेशन आ गई भाई, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या बचता है, वर्टिकल स्टिरप्स। नाउ डिजाइन वर्टिकल स्टिरप्स फॉर VUS इक्वल्स टू VUS बाय 2, फॉर VUS बाय 2। इतनी के लिए अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्टिरप्स डिजाइन करेंगे। अब उनके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग। सबसे पहले SV का जो फॉर्मूला रहता है, इस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू ASV इंटू D अपॉन VUS डिवाइड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि डिजाइन अब हम, ठीक है, यहां पे अब लिख लेते हैं हम यूजिंग 2-legged 8 mm डायामीटर बार, ठीक है। 2-legged 8 mm का हम स्टिरअप यूज करते हैं, तो ASV हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो SV शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415, ग्रेड याद रखना 415 से ऊपर नहीं रखना आपको, इंटू ASV क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर इंटू डी कितना है 500 अपॉन VUS बाय 2 हमारा कितना आ रहा था यहाँ पे, ये 126.25 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ रहा है, देखो स्पेसिंग कितनी आ रही है यहाँ से 0.87 इंटू 415 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू 500 अपॉन 4 इंटू 126.25 इंटू 10⁻³ 143.7 mm, ठीक है भाई। तो SV हम प्रोवाइड कर देते हैं 140 mm,
राउंड ऑफ में यहाँ से 140 mm एक स्पेसिंग हमारी आ गई। दूसरी देखनी पड़ेगी अब हमें, तो एक बार नोट डाउन करो पूरा अच्छे से, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्पेसिंग आपकी कितनी आती है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा ये वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है काम आ जाए। VC है जो आपकी 67.5, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हम रब कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हमारी जो स्पेसिंग, नेक्स्ट स्पेसिंग रहेगी वो क्या रहता है हमारा, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का चेक। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्या चेक रहता है हमारा, ASV अपॉन B, SV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ये चेक रहता है हमारा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो SV हमारी क्या आ जाएगी, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ये इधर चलेगी सपोज, तो ये ASV आ गया 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वायर ASV इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन, ये इधर आ जाएगा, B है हमारा 300 इंटू 0.40, तो SV शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन 4 इंटू 300 इंटू 0.40, 302.4, 302.4 mm आ गया यहाँ से हमारा स्पेसिंग। अब मैक्सिमम स्पेसिंग के जो हमारे चेक हैं वो क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल के लिए क्या रहता है, एक हमारा 0.75 D, तो देखो कितना आ रहा है 0.75 इंटू 500, 0.75 इंटू 500, 375, 375 mm और 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वही लेके चलते हैं हम, तो 300 से कम नहीं होनी चाहिए, ये 300 से ज़्यादा है भाई, और ये हमारी क्या है 300 से भी कम है, तो प्रोवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डायामीटर एट द रेट 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब हमने यहाँ पे हमारा पूरा जो डायग्राम है, पूरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया है, कोई भी चीज़ इसमें बची नहीं है भाई। यहाँ पे सारे शियर हमने, शियर रीइंफोर्समेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब डायग्राम के थ्रू इसको दिखा देते हैं। VUS कितना निकाला था हमने, VUS है हमारा 252.5, ठीक है, और ठीक है, इतना काफ़ी है। अब थोड़ा सा शियर रीइंफोर्समेंट ड्रॉ करके दिखा देते हैं, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जब रीइंफोर्समेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह से दिखाना। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ये स्टील बार आपने दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्टिरप्स दिए हुए हैं और बेंट अप बार्स भी हैं आपके कुछ। तो बेंट अप बार्स आपके यहाँ से बेंड होने शुरू हो गए, यहाँ तक बेंड हो रहे हैं, यहाँ से इधर, और वो बेंड हो रहे हैं।
क्लियर भाई। अब इसी के साथ हमें यहाँ पे सपोज दिया हुआ है कि हमें कितनी रीइंफोर्समेंट जो है, सॉरी स्टीरअप्स जो है वो यूज की हुई है हमने। तो हमने किए हुए हैं इस तरह से स्टीरअप्स। तो यहाँ पे हमारे जो वर्टिकल स्टीरअप्स हैं, कुछ स्टील बार हमारा सपोज हम डिस्ट्रीब्यूशन बार या उसकी फॉर्म में हम यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। वो डिज़ाइन का हिस्सा है हमारा, हमने दिए हैं या नहीं दिए वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सिर्फ shear reinforcement डिज़ाइन करी है। हमारे पास ऑलरेडी डिजाइंड बीम था। तो ये चीज़ है बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डिस्टेंस कितना था, √2a। कितना कैलकुलेट किया था हमने लोकेशन, अरे यार हमने रब कर दिया ना, तो फिर से कर लेते हैं यार, ये तो छोटी सी बात है। √2 × j × d 565.6। यहाँ से भी ये डिस्टेंस इतना ही है, 565.6 mm। तो और ये हमने कितने प्रोवाइड किए हुए हैं, ये है हमारे 4 ऑफ 20 mm डायामीटर। और बेंटअप बार्स कितने दिए हुए हैं अभी हमने, 2 ऑफ 20 mm डायामीटर। ये बेंटअप बार्स आपके इधर हैं। और जो एंगल आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे आपका बेंड कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई सारी जितनी आपको पता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड। तो बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन जनरली हमारा कैसे बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहता है हमारा इसके ऊपर डेवलपमेंट लेंथ वगैरह पे आ सकता है, जनरली आता नहीं है। अगर आ भी गया तो वो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, तो वो हम वैसे भी दूसरे क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर हमारा यही बनता है कि भाई व्हाट इज बॉन्ड एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उनको एक्सप्लेन करो। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन फ्लेक्सुरल एंड एनकरेज बॉन्ड। तो दोनों टाइप के बॉन्ड बताने हैं और आपको बॉन्ड क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। इसको देखते हैं। बस आपको देखो चीजें सारी पता है आपको, बॉन्ड क्या होता है, एनकरेज बॉन्ड क्या होता है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है सारी चीजें। बस जो चीज मैटर करती है वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को आंसर को प्रेजेंट किया है, खुद की नॉलेज को आपने किस तरह से दिखाया है। पता आपको सब कुछ होगा बट आपको दिखाना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए उस नॉलेज को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर जनरली बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप सारी की सारी चीजें लिखिए, और पैराग्राफ बना के मत लिखो, उससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लिखते हो तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। और देखो चलो किस तरह से करते हैं। सपोज हमसे पूछा हुआ है बॉन्ड, तो हमने बॉन्ड की हेडिंग डाल के पहले बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है, 4-5 पॉइंट इसके एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से, पूरा डिटेल के अंदर। बेसिकली जितने वेटेज रहेगी, जितने मार्क्स का क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे। 4-5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया, सपोज ये 5 नंबर का या 6 नंबर का, तो उसके हिसाब से ये जो आपका जितना मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ये आपका एकदम परफेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन है। इससे ज्यादा नंबर का, सपोज 10 नंबर का अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके साथ में डायग्राम भी और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ के यहाँ पे दिखा दो, इसके साथ में फिर डेवलपमेंट लेंथ भी बता देना, ठीक है। तो वो देखते हैं बेसिकली क्या है बॉन्ड जो है। बॉन्ड इन ए रीइंफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट is the adhesion between the reinforcing steel bar and the surrounding concrete। तो ये बेसिकली आपका क्या रहता है, एडहेशन है, एडहेसिव फोर्स होता है, इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, जोड़ जो होता है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बिकॉज ऑफ बॉन्ड दैट दे कैन एक्ट टुगेदर विदाउट एनी स्लिप इन ए लोडेड स्ट्रक्चर।
दे कैन एक्ट टुगेदर मतलब आरसीसी मतलब स्टील और कंक्रीट, ये दोनों आपके बॉन्ड की वजह से ही एक साथ एक्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, अदरवाइज क्या करे, स्लिप कर सकते हैं। ये विदाउट स्लिपिंग, आपके बिना स्लिप किए आपके काम करते हैं, एक साथ में लोड को बियर करते हैं, तो वो सिर्फ बॉन्ड की वजह से ही है। ठीक है, ठीक है भाई। विद परफेक्ट बॉन्ड ओनली प्लेन सेक्शन ऑफ ए बीम रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। जो हमारी एजम्पशन भी होती है हमारी डिजाइनिंग के टाइम पे, ये एजम्पशन जो है हमारी इन दोनों के बॉन्ड की वजह से ही पॉसिबल है। अदरवाइज प्लेन सेक्शन विल नॉट रिमेन प्लेन। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्ट्रेसेस की वेरिएशन नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से प्लेन सेक्शन जो है वो प्लेन नहीं रहेगा, पॉइंट्स जो है इधर उधर चले जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। द बॉन्ड इज मेजर्ड बाय बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड को मेजर करने का तरीका क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड कैन बी ड्यू टू 3 रीजंस। अब बॉन्ड जो है मतलब अपनी ताकत कहां से डिराइव करता है? बेसिकली 3 कारणों से करता है, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल और एडहेशन। फ्रिक्शनल मतलब आपका ये जो बिल्कुल सरफेस पे रेजिस्टेंट रहता है, फ्रिक्शन होता है जो इसका सरफेस की वजह से, इसके कोरिगेशंस होती हैं इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से आपका रहता है। मैकेनिकल मतलब आपका जो रिब्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर, वो मैकेनिकली हम जो प्रोवाइड करते हैं उनकी वजह से, स्टील के ऊपर जो रिब्स होते हैं उससे भी आपको बॉन्ड जो है वो मिलता है। एडहेशन जो होगा हमारा वो क्या है? इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, पूरा अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था प्री के अंदर, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर दिए। फ्लेक्सुरल और एंकरेज बॉन्ड जो है उनको हमने अलग से लिखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड करके। फ्लेक्सुरल बॉन्ड आपका क्या होता है भाई? फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, तो बेंडिंग मूवमेंट में चेंज होने की वजह से आपका जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम फ्लेक्सुरल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग विद द स्पैन, दैट इज शियर। तो ये शियर के चेंज होने से आप कह सकते हो कि शियर फोर्स चेंज हो रही है उसकी वजह से, या बेंडिंग मूवमेंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी आपका बॉन्ड जो है डेवलप होता है। ठीक है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस इज हाई एट द लोकेशन ऑफ हाई शियर फोर्स। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो रहेगी आपकी, जहां पे शियर फोर्स ज्यादा है वहां पे ज्यादा आपकी फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस रहेगी, ज्यादा स्ट्रेस लगेगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस फ्लेक्सुरल। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्मॉलर डायमीटर ऑफ लार्जर नंबर ऑफ बार्स। ये एक तरह से आपकी रेमेडी हो गई कि हम ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम छोटे छोटे डायमीटर के बार्स ज्यादा यूज कर लें। ठीक है, बड़े के करने की बजाय हम छोटे छोटे डायमीटर के, मतलब 28 के 2 बार यूज करने की बजाय हम सपोज 20 के 4 बार यूज कर लें। तो इस तरह का आप मैनिपुलेशन कर सकते हो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कम करने के लिए। बात आती है एंकरेज बॉन्ड की। तो ये क्या होता है आपका? ये एंकरेज मतलब एक तरह से हुक आपने प्रोवाइड कर दिया। इट इज अ बॉन्ड विच गेट्स डेवलप्ड at the extreme cutoff end of the bar subjected to tensile और compressive force। मतलब आपका जो बिल्कुल किनारे वाला पोर्शन होता है, एंड पोर्शन, वहां पे जब आपका स्टील बार जब आपका रहता है, इस तरह से रीइंफोर्समेंट आपने दे दी, तो यहां पे बिल्कुल एंड स्पैन पे आपका यहां पे पोर्शन आपका बचेगा जो स्टील का। इसके लिए यहां पे जो आप सपोर्ट के और इसके बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं एंकरेज बॉन्ड। जब हम दीवार के अंदर या सपोर्ट के अंदर हमारे स्टील बार को अंदर एम्बेड करते हैं, वहां पे जो आपका बॉन्ड बनता है उनके बीच में, उसको एंकरेज बॉन्ड कहा जाता है। एक्सट्रीम कट ऑफ एंड मतलब बिल्कुल बाहरी किनारा, आखिरी जहां पे आपका किनारा होता है, जहां पे आपका बार का टेंशन या फिर कंप्रेशन फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। इट इज ए फंक्शन ऑफ बार फोर्स एंड बार लेंथ। तो बेसिकली आपका सरिया कितना ज्यादा उसके अंदर एम्बेड किया हुआ है, आपके सरिये का साइज क्या है, उसके फोर्स के हिसाब से ही बार के अंदर फोर्स कितना आ रहा है, मतलब बेसिकली। तो इन चीजों पे आपका एंकरेज बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय शियर। तो शियर से इसका कोई ज्यादा डायरेक्टली आप नहीं बता पाओगे कि आपका एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस कितनी आ रही है, शियर की वजह से सिर्फ अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमने पूरा देखा भी हुआ है। इसी बॉन्ड के लिए हम फिर डेवलपमेंट लेंथ वगैरह ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं,
और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपसे मैंने बताया कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ये डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूछ लेगा, या हो सकता है कि आपसे डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करवा ले, या इस तरह की एक दो चीजें और एक्स्ट्रा पूछ सकता है। इसके अलावा बॉन्ड से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, वो भी थ्योरी के हैं जो कि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सारे के सारे। तो ये था आपका बॉन्ड का क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कॉलम। तो बाकी सारे कर चुके हैं हम कवर। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। तो कॉलम के अंदर जब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। डिजाइन ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन सब्जेक्टेड टू ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ, स्क्वायर कॉलम सेक्शन हमें डिजाइन करना है, कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन, ठीक है, एट सर्विस। कंसीडर कंक्रीट ग्रेड ऑफ M25 एंड स्टील ग्रेड ऑफ Fe415। तो बेसिकली स्क्वायर कॉलम हमें डिजाइन करना है। देखो कॉलम जो आपका डिजाइनिंग का जब क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं होती, इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरली, ठीक है। तो स्क्वायर कॉलम डिजाइन करना है। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। P इक्वल्स टू 1000 किलो न्यूटन, हम WSM से करने वाले हैं भाई, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें। तो और M25 हमें ग्रेड दिया हुआ है, और Fe415 स्टील दिया हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो शुरुआत करने से पहले देखो, अब क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला हमारा, बट हमें मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइज निकालना है कॉलम का। अब साइज निकालने का मतलब क्या है कि हमें साइड निकालनी है बेसिकली एक स्क्वायर कॉलम की। अब यहाँ पे साइज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा कि स्टील मैंने इसके अंदर कितना परसेंट दिया हुआ है। स्टील कितना परसेंट दिया हुआ वो कैसे एज्यूम कर सकता हूँ? मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। मिनिमम कितना देता हूँ मैं? 0.8%, और मैक्सिमम 4% रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में आप 1%, 2%, 2.5%, 3%, जितना मर्जी आप इसमें एज्यूम कर सकते हो। सपोज मैं 1% एज्यूम करके चलता हूँ, 1% कर लेते हैं, बीच में थोड़ा आएगा तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के प्रोवाइड कर देंगे। 2% भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इक्वल्स टू 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं भाई। अब तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल्स टू 1/100 ऑफ ग्रॉस एरिया। क्या रहेगा हमारा जो कॉलम बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? इस तरह से स्क्वायर कॉलम हम बनाएंगे। डिजाइन क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? स्क्वायर कॉलम। तो स्क्वायर कॉलम कुछ इस तरह से हमारा बनने वाला है, ठीक है। तो इसकी साइड यहाँ पे बी साइड यही होगी, और ये भी बी साइड होगी। तो इसका जब मैं ग्रॉस एरिया निकालूंगा तो ये क्या आएगा? साइड स्क्वायर, ठीक है। इसको साइड स्क्वायर आ जाएगा ये एरिया। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई। तो 1/100 ऑफ बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? 0.01 ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ASC आ गया, स्टील का एरिया बेसिकली जो मैं एज्यूम किया है। तो अब कंक्रीट का कितना बच गया टोटल में से? ये माइनस कर दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू AG माइनस 0.01 बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना था? बी स्क्वायर माइनस 0.01 बी स्क्वायर। तो ये बच गया 0.99 बी स्क्वायर AC, कंक्रीट का एरिया इतना बच गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिमिलर लग रही होंगी ये चीजें, ठीक है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, बट हम जब करते हैं तो आगे हमारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली अजम्पशन वाली चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? नाउ हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो क्या होती है? P इक्वल्स टू सिग्मा SC इंटू ASC प्लस सिग्मा CC इंटू AC।
ये हमारा फॉर्मूला रहता है लोड कैरिंग कैपेसिटी का कॉलम का। अब हमें पता है सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी की जो वैल्यूज है वो हमें नोन है, क्योंकि हमें ग्रेड पता है कंक्रीट के। तो यहां पे लिख लो वी नो सिग्मा सीसी, आपका ग्रेड क्या दिया हुआ है M25, इसके लिए आपकी वैल्यू रहती है 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा एससी की जो वैल्यूज रहेगी आपकी वो रहेंगी 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 415 के लिए। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है मेंशन कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे इसको पुट कर दो। तो P की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 1000, तो 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स इक्वल्स टू सिग्मा एससी 190 इंटू ASC कितना किया था हमने कैलकुलेट, ASC 0.01 बी स्क्वायर, 0.01 बी स्क्वायर प्लस सिग्मा सीसी, कितना था ये रहा 6 इंटू आपकी AC कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे 0.99 0.99 बी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये आपका इधर तो ये 10⁻6 हो गया, और इधर कितना आता है सॉल्व करके 190 इंटू 0.01, यह आ गया 1.9 बी स्क्वायर प्लस 0.99 इंटू 6 5.94 बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1.9 7.84 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻6। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 7.84। तो ये देखो कितना आ रहा है 10⁻6 डिवाइड बाय 7.84, 12755 1.02। तो बी कितना आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा इसी का ही 12755 1.02। तो देयरफॉर बी आपका कितना साइज आ रहा है भाई 357.14 mm। और इसको मान लो आप b इक्वल्स टू 360 mm अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इतना प्रोवाइड कर दो, और इतना आ रहा है। इसी के अंदर हम क्या कर दें ऐड यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, कवर ऐड कर दो इसमें। ये तो हमारा क्या आ रहा है अंदर का साइज आ रहा है ना, तो इसके अंदर हम नॉमिनल साइज कर देते हैं, एज्यूमिंग क्लियर कवर 40 mm का क्लियर कवर दे देते हैं। तो देयरफॉर साइज क्या बन जाएगा b इक्वल्स टू 360 प्लस 40 हमारा हो गया ये 400 mm का। तो देयरफॉर साइज ऑफ कॉलम क्या बन गया भाई, साइज ऑफ कॉलम 400 बाय 400 mm का हमारा कॉलम का साइज आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, जो हमने यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम का शुरू किया था। इसके बाद सेकंड देखो, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छा भी लग रहा है और आपको मार्क्स भी थोड़ा मिलेंगे, अच्छे तरीके से देंगे एग्जामिनर। तो स्टेप नंबर 2 रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे ये ASC आपने एज्यूम किया था ये कितना आएगा, तो ये देखो कितना आ रहा है। तो ASC इक्वल्स टू 0.01 इंटू बी स्क्वायर। तो बी आपने कितना माना है 400। तो यहाँ पे देखो अब कितना आ रहा है ये 400 स्क्वायर इंटू 0.01, ये आ रहा है यहाँ पे 1600 स्क्वायर।
1600 mm²। तो 16 mm का ही डायमीटर यूज कर लो। तो यूजिंग 16 mm डायमीटर बार्स, तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, AST अपॉन π/4 16²। तो कितना आ जाएगा 1600 अपॉन π/4 इंटू 16²। देखो कितने सरिये आ रहे हैं भाई, 1600 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 16², 7.95 आपके सरिये आ रहे हैं। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 8 प्रोवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर प्रोवाइड 8 ऑफ 16 mm डायमीटर। तो ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए 8। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या डिजाइन करेंगे, स्टेप नंबर 3 है हमारा लेटरल टाइज। लेटरल टाई, तो लेटरल टाई जब हम डिजाइन करेंगे यहाँ पे, तो लेटरल टाइज का जो डायामीटर रहेगा, तो जो डायामीटर रहता है उसकी कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पे डायामीटर 5 main/4 और 6 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं हम, इन दोनों में से सिलेक्ट करके। 5 मेन क्या है हमारा, मेन डायमीटर हमने कितने का यूज किया है, 16 का। तो 16/4 ये आ रहा है 4 mm और 6 mm। तो इन दोनों में से जो मिनिमम मैक्सिमम था वही करना था। तो 6 का ही कर लेते हैं, 8 का भी कर सकते हैं, बट 6 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजिंग 6 mm डायमीटर। अब बारी आती है स्पेसिंग की। तो ये रब कर दूं, नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो भाई। तो यहां पे स्पेसिंग की बारी आती है। तो स्पेसिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला रहता है, 3 कंडीशन रहती हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर 16 टाइम्स 5 मेन, ये रहती है, हाँ 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन मिनिमम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर 300 mm, इन तीनों में से मिनिमम। लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारी कितनी आ रही है, 400 ही आएगी, सेम ही है, 400 mm। 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, 16 इंटू 16, ये कितना आ रहा है, 256 होता है शायद 16²। 256 mm, और ये तो है ही 300 mm। तो इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो यूज करना है हमें। तीनों में से मिनिमम क्या है भाई, 256, तो 250 mm कर लो यूज, ये है। तो देयरफॉर प्रोवाइड 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो यूज, देयरफॉर यूज 8 mm at the rate 250 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसको आप दिखा सकते हो बना के यहाँ पे।
ठीक है, ये आपके रीइंफोर्समेंट कितने स्टील बार्स थे, 8 थे। तो एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इनके बीच में ये लेटरल टाइज आ गई हमारी, एक इस तरह से चली गई और एक हमारी सपोज इस तरह से प्रोवाइड कर दी हमने। ये टाइज हमारी क्या है, 8 mm एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, और ये हमारे क्या है 8 ऑफ 16 mm डायमीटर। साइज क्या है 400 mm इधर और 400 mm इधर। क्लियर कवर क्या है हमारा यहाँ पे 40 mm और यहाँ पे भी 40 mm का हमने क्लियर कवर यूज किया है। ठीक है भाई, तो ये परफेक्ट डायग्राम आपने बना दिया। लास्ट में फुली फाइनल आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इतना आपको यहाँ पे एटलीस्ट करके ही दिखाना पड़ेगा। इससे एक्स्ट्रा अगर 1 2 चीज आप दिखा सकते हो तो दिखा दो, बहुत अच्छी बात है। इसके एक्स्ट्रा जनरली बनती नहीं है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे पूरा अच्छे से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।